हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता के कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करें आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की, तो पहला प्रश्न है स्टोरेज डिवाइस इच आर यानी कि भंडारण डिवाइस कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सीडी, डीवीडी, ऑप्शन थर्ड दिया गया है पेन ड्राइव तथा फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सीडी, डीवीडी तथा पेन ड्राइव ये सभी स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है इंटरनेट बैंकिंग मिस यानी कि इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं, आप इसके ऑप्शंस को देख लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी इन बैंकिंग थ्रू इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना ही इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है स्पैम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू यानी कि स्पैम जो शब्दावली है यह किससे संबंधित है। तो स्पैम टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू इंटरनेट यानी कि यह इंटरनेट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है विच प्रोग्राम इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग इन एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए कौन से प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी स्पेल चेक। अगला प्रश्न है फाइंड आउट नेक्स्ट वन फिगर फ्रॉम एमंग द आंसर फिगर्स यानी कि दी गई आकृतियों में से अगली आकृति का चयन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के दो बॉक्स बने हैं वहां पर एक बॉक्स के कॉर्नर पर तथा दूसरे बॉक्स के कॉर्नर पर सिर्फ खाली खाली गोले बने हैं। इसी प्रकार जो दूसरा बॉक्स बनेगा उसके दोनों कॉर्नर पर जो गोले होंगे उनमें रंग भरे होंगे। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप स्वयं के द्वारा भी जांच कर सकते हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस कैन बी चेक्ड बाय यानी कि कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है डेटा प्रोसेसिंग मीन्स यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कमर्शियल यूज यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तरीय भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक निम्न स्तरीय भाषा है जबकि जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस यह उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है इन कंप्यूटर एमएस स्टैंड्स फॉर यानी कि एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है या एमएस से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इजिली स्विच ओपन वर्क बुक्स यानी कि कार्य पुस्तिकाओं को परस्पर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टैब। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है इन एमएस एक्सेल शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यस कैन बी यूज टू यानी कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस यस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी सेव। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउट वर्ल्ड यानी कि कंप्यूटर और आउट वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेट किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी आई ऑब्लिक ओ यानी कि इनपुट और आउटपुट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में यम के ठीक बाय कौन सा वर्ड आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का आशय यह है कि ABCD के क्रम में। तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यम के ठीक बाएं यल आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में के यल यम यन ओ इसी प्रकार आते हैं। यम के राइट साइड जाने पर यम के ठीक बाद यन आता है जबकि बाईं साइड जाने पर यम के ठीक पहले यल आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों तरफ से 7वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए सबसे पहले आप बीच में एक लाइन खींचेंगे और एक साइड दूसरे डैश फिर डैश। जैसा कि आपको पता है
कि इस साइड से आने पर भी 7वां है और इस साइड से भी आने पर 7वां है, तो आप इससे पहले 7 ले लेंगे और इस साइड दूसरी तरफ से भी आने पर भी 7 है, तो इसलिए यहाँ पे 6 और 7 + 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 13। अगला प्रश्न है, यदि मनोज रानी से छोटा है और पूजा सीता से लंबी है और सीता रानी से लंबी है तो उनमें से कौन सबसे लंबा है? तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि जो मनोज है वह रानी से छोटा है, यानी कि यम रानी से छोटा है, यानी रानी मनोज से बड़ी हो गई। फिर आगे प्रश्न में कहा है पूजा जो है वह सीता से लंबी है, पूजा लंबी है किससे? सीता से, इसलिए पूजा बड़ी हो गई। और फिर आगे प्रश्न में कहा है कि सीता रानी से लंबी है, यानी कि रानी छोटी होगी सीता से, तो इस प्रकार जो सबसे लंबा हुआ वह हुई पूजा। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है शेष से भिन्न एक शब्द का चयन करिए। तो जैसा कि इसमें दिया है कैलेंडर, वर्ष, तिथि, माह। जैसा कि आपको पता है कि एक कैलेंडर के अंतर्गत हम वर्ष, तिथि और माह को दर्शा सकते हैं, ये सभी कैलेंडर शब्द से अलग हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कैलेंडर। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एक टूर्नामेंट में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कुल कितने खेल खेले जाएंगे? इस प्रश्न को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। माना जिन 5 बच्चों में मैच होना है उन बच्चों के नाम ए, बी, सी, डी तथा ई हैं। तो प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ मैच खेलेगा, यानी कि ए खेलेगा बी के साथ मैच, ए सी के साथ मैच खेलेगा, डी तथा ई के साथ मैच खेलेगा। तो ए अपने सारे मैच खेल चुका। इस प्रकार अब नंबर है बी का, तो बी खेलेगा ए से, जो कि वह पहले ही खेल चुका है यहाँ पर। तो अब बी खेलेगा सी के साथ मैच उसका होगा, फिर डी के साथ होगा, फिर ई के साथ होगा। इस प्रकार बी भी अपने मैचेस खेल चुका एक दूसरे के साथ। अब बारी है सी की, तो सी डी के साथ खेलेगा, क्योंकि वह बी और ए के साथ पहले ही उसका मैच हो चुका है। यहाँ पर देखिए सी ए के साथ खेल चुका है और सी बी के साथ भी खेल चुका है। अब सी डी और ई के साथ खेलेगा। ठीक इसी प्रकार ई अब सिर्फ डी के साथ खेलेगा, उसके मैचेस बाकी 3 लोगों के साथ हो चुके हैं, तो इस प्रकार सिर्फ ई डी के साथ खेलेगा। और इस प्रकार कुल मैचेस की संख्या देखी जाए तो वह होती है 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है न्यूनतम कितनी संख्या में रंगों की आवश्यकता होगी यदि घन के सभी फलकों को रंगना हो तथा 2 सटे फलक समान रंग के ना हो? तो जैसा कि पता है आप एक क्यूब में, अगर आप एक क्यूब लेते हैं तो उसकी जो एक साइड होगी, कोई भी एक साइड, वह अन्य 4 साइडों से सटी होती है। ठीक, तो इस प्रकार आप किसी भी क्यूब के एक साइड को रंगेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड को आप दूसरे कलर से रंग सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो न्यूनतम रंगों की आवश्यकता होगी वह 3 रंग की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी कर्सर। अगला प्रश्न है सेल इन एक्सेल इज आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी एड्रेस। फाइल इज ऑफन नोन एज डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कौन सा पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन। वर्कशीट, सेल, फार्मूला ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, जबकि वायरस डिटेक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगला प्रश्न है उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं एक क्यूब या एक स्क्वायर के अंतर्गत आपको एक ट्रायंगल बना है, तो और ट्रायंगल पे जितने भी सर्कल बनाए गए हैं वो आप अन्य में देखेंगे। जैसे ए में देखिए तो वह एक कार्नर पर है, यहाँ पर देखिए सी में देखिए यह भी कार्नर पर है, डी में देखेंगे तो वो भी एक कार्नर पर है, जबकि बी में देखेंगे तो ये बी में बीच में रखा है, एक साइड के बीच में रखा है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है याहू एंड गूगल्स आर, यानी कि याहू और गूगल क्या है? तो यह इंटरनेट की साइट्स हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच कंपनी मेड एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको ए की वैल्यू बतानी है, तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन सभी में रिलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम साइड बाय साइड रिलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले किया गया है पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 6 × 2 और प्लस जो दूसरी संख्या है उसको ऐड कर दिया गया है, यानी कि 6 × 2 करेंगे 12 हो गया और फिर दूसरी संख्या उसमें ऐड कर देंगे
तो वो हो जाएगा 18। तो इस प्रकार पहला आपका इस प्रकार संबंधित हो जाएगा। बात करिए दूसरे की, तो दूसरा है 4 × 20 प्लस दूसरा पद जो है वो 20 ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार 100 प्राप्त हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार इसी संबंध में हम तीसरे की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि ए का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में और फिर 21 को जोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू 147 के इक्वल होनी चाहिए। इस प्रकार a × 21 इक्वल टू, यहाँ पर इस पहली साइड में 21 प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो वह हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 126/21 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है उस आकार को ज्ञात कीजिए जो दिए गए स्वरूप को पूर्ण करे। तो इस आकृति में यह वाली चौथी आकृति फिट होगी, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आरेख दिए गए तत्वों में संबंध प्रदर्शित करता है, कार, सुविधाजनक और छोटा। तो इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें बेसिकली ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सूटेबल बैठा है, जिसमें खासकर ऑप्शन जो सी है वह ज़्यादा सूटेबल बैठ रहा है, क्योंकि जो कार है वह कंफर्टेबल भी हो सकती है और कंफर्टेबल के साथ साथ वह छोटी भी हो सकती है। तो इस प्रकार जिसका राइट आंसर हो रहा है वह हो रहा है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें ये बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली इसमें रिलेशन खोजते हैं। तो जो पहली इसमें संख्या दी है 44, इसको 12 में ऐड कर देंगे तो हमें तीसरी संख्या 56 प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसमें 48 को 30 में ऐड करेंगे तो हमें 78 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 14 को 51 में ऐड कर देंगे तो हमें 65 मिल जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अगर 2 + 10 = 24, 3 + 6 = 27, 7 + 2 = 63, तो 5 + 3 बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना होगा कि 2 + 2 किस प्रकार से रिलेट करेंगे कि उसका आंसर 24 आएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। तो बेसिकली हमें 2 + 10 = 24 लाने के लिए हमें 2 × 10 यानी कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई है उसे मल्टीप्लाई करके पहली संख्या का स्क्वायर कर देने पर 24 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 + 6 = 27 लाने के लिए हमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो 27 हमें मिल जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार 5 + 3 यानी कि 5 × 3 कर देंगे और इसमें जो पहली नंबर है 5 उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 5 × 3 15 और 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों को ऐड करने पर हमें 40 यानी कि 40 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विषम पद का चयन करना है। तो इसमें 4 पद दिए गए हैं, रूपवान, आकर्षक, बोतल, दिलकश। तो इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा है वह एक दूसरे से संबंधित है, जबकि जो बोतल है वह इन सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मंकी का कोड ये है तो ऑरेंज का कोड क्या होगा। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप पहला जो वर्ड दिया गया है उसे लिख लेंगे मंकी, तथा जो दूसरा वर्ड दिया गया है उसे आप उसी के नीचे उसी क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो हमें मंकी का कोड दे के ऑरेंज का कोड पूछा है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको जो कोड पूछा है उसमें आपका पहला वर्ड ओ है, तो आप ये देखिए कि जो मंकी वर्ड है इसमें ओ के नीचे कौन सा वर्ड दिया गया है, तो ओ के लिए यम प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ओ के लिए यम लिख देंगे। फिर इसमें आप देखेंगे कि आर पहले वर्ड में आर नहीं है, ए नहीं है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसे अभी आप काट देंगे। फिर आप देखेंगे कि यन जो वर्ड है वह मंकी में आता है, तो यन के लिए प्रयोग किया गया है वह वर्ड है यल, तो आप यन के नीचे यल लिख देंगे। और ठीक इसी प्रकार ई के लिए मंकी में सी वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए ई के नीचे आप सी लिख देंगे। तो अब आप दिए गए ऑप्शंस में से देखेंगे कि यह वर्ड इस ऑप्शंस में कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो पहला वर्ड जो है वह यम है, लास्ट वर्ड सी है, तथा चौथे नंबर पर यल आ रहा है। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आप इसे दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन यह कम टाइम में आप इसे जल्दी सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार करने से। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अगर हाउस का कोड इतना है, लेमन का कोड ये है, तब हेलेन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व किया है,
तो सबसे पहले जो आपको वर्ड दिए गए हैं उन्हें लिख लेंगे, फिर उसका कोड लिख लेंगे, फिर जो दूसरा वर्ड दिया गया है उसे लिख लेंगे और उसका कोड लिख लेंगे, फिर आपसे जो वर्ड पूछा है उसका कोड आप अपने आप बनाएंगे। तो यहाँ पर दिए गए वर्ड में से हमें हेलेन का निकालना है। तो सबसे पहले वर्ड है एच, और यहाँ पर एच के लिए प्रयोग किया गया है वह कोड नंबर 3, तो आप 3 लिख लेंगे। फिर ई है, तो ई के लिए जो प्रयोग किया गया है वह 2 अंक प्रयोग किया गया है, तो 2 लिख लेंगे। फिर यल है, तो यल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अंक का प्रयुक्त हुआ है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक, ई का 2 हुआ था तो ई का 2 लिख लेंगे, और यन का 9, तो ई यन के स्थान पर आप 9 लिख लेंगे। इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में से आप मैच कर लेंगे, तो दिए गए ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वह इससे सिमिलर है, इसलिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अगर सफ़ेद को लाल कहा जाए और लाल को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए तथा हरा को पीला कहा जाए, पीला को काला कहा जाए, तो खून का रंग क्या होगा? तो बेसिकली आपको पता है कि खून का रंग लाल होता है, और लाल को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? तो लाल को नीला कहा जा रहा है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, नीतू का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो नीतू रिश्ते में अनिल की क्या लगती है? तो बेसिकली नीतू का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा कि यह उसकी माँ के इकलौते पुत्र, तो माँ का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? अनिल हो जाएगा, और उसकी पत्नी कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी नीतू, क्योंकि वह नीतू से ही नीतू का परिचय कराते हुए बोल रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्नी। अगला प्रश्न है, एक सज्जन व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, इनका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, सज्जन व्यक्ति दिनेश का रिश्ते में क्या लगेगा? बेसिकली जो दिनेश है उसने एक सज्जन व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका जो इकलौता भाई है दिनेश की बेटी के पिता, तो जो दिनेश है उसकी बेटी का पिता दिनेश ही होगा, का पिता है, यानी कि ये जो सज्जन व्यक्ति का इकलौता भाई है वह दिनेश का क्या हो जाएगा? दिनेश का पिता हो जाएगा, और ये जो सज्जन व्यक्ति हैं यह दिनेश के चाचा हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, पी भाई है क्यू और आर का, यानी कि जो पी है वह क्यू और आर का भाई है, यस आर की माँ है, जो यस है वह आर की क्या है? आर की माँ है, और टी पी का पिता है, जो टी हैं वह पी के पिता हो जाएंगे, यानी कि टी और यस आपस में हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे, तथा पी क्यू आर इनके बच्चे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता? तो पहला ऑप्शन दिया गया है टी पिता है क्यू का, तो जो टी है उनके बच्चे पी क्यू तथा आर हैं, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। यस माँ है पी की, यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। टी पति है यस का, यह ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन डी है वह है यस बेटा है टी का, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले कोई भी संख्याएं दी रही हो आपको, तो आपको यह समझना है कि उनमें कैसा रिलेशन है। तो आपने सबसे पहले यह देखा कि जब हमने 71 में से 29 को घटाया तो हमें 42 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार जब हम 98 में से 29 को घटाएंगे तो हमें 69 प्राप्त होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर ये संख्याएं दी हैं, तो आपको यह बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमने इन संख्याओं को क्रमशः लिख लिया, फिर हमने यह देखा कि हमने तीन में 3 को जोड़ा तो हमें 6 प्राप्त हुआ, 6 में फिर 5 को जोड़ा तो 11 प्राप्त हुआ, 11 में 7 को जोड़ा तो हमें 18 प्राप्त हुआ, 18 में 9 को जोड़ा तो हमें 27 प्राप्त हुआ। तो बेसिकली हम यहाँ पर ऑड नंबर्स को जोड़ रहे हैं, तो 3 5 7 9, 9 के बाद जो अगली संख्या आएगी वह आएगी 11, तो जब हम 27 में 11 को जोड़ेंगे तो हमें 38 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन में दिया है ऑर्निथोलॉजिस्ट, यह संबंधित है बर्ड से, तो आर्कियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? तो आर्कियोलॉजिस्ट का संबंध होगा आर्कियोलॉजी से, तो यह इसका हो जाएगा राइट आंसर। बात करें आज की इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, तो प्रश्न है, दिए गए वर्ड क्रम में अगला वर्ड कौन सा आना चाहिए? तो सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले ए लिखा है, फिर उसके ऊपर के 2 अंक देखेंगे तो ए और बी साथ में दिया है। ए, पहले ए, फिर उसके बाद ए और बी, फिर इसके बाद दिया है ए बी और सी, फिर जो अगला है वह है ए बी सी और डी। ठीक इसी प्रकार जो इसमें अगला क्रमांक दिया है वह दिया है ए बी सी डी ई, फिर इस प्रकार ए बी सी डी ई में अगला जो आएगा वो ई ही आएगा।
इसे एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ए लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है ए और बी, फिर ए बी सी, यानी कि एक के बाद एक जोड़ते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी था, तो अब इसमें एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी, तो ए बी सी में डी ऐड हो गया। अब डी के बाद फिर से स्टार्टिंग से शुरू करेगा, यानी कि ए बी सी डी, और डी के बाद ई ऐड कर देगा। ठीक इसी प्रकार इसमें अगला देखेंगे आप, तो ए बी सी डी तो दिया है, लेकिन इसमें अभी दो और ऐड होगा, यानी कि ई ऐड होगा और यफ ऐड होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें यफ नहीं पूछा है, ई ही पूछा है। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन जो बी है, यानी कि ई, वह करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के कुल 30 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।